नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और सरकार की महंगाई के खिलाफ छोटी ही सही लेकिन जीत दर्ज की है। दालों की महंगाई को कम करने के लिए पिछले साल शुरू की गई भारत चना दाल की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुरुआत से लेकर अब तक भारत ब्रांड के तहत 2.25 लाख टन चना दाल की बिक्री की गई है। क्या है अचानक बिक्री के कारण और दालों की महंगाई पर कब तक लगाम लगती हुई दिखती है, इस पर बातचीत करेंगे। एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हैं हमारे साथ ही स्ट्रैटेजीज पर फोकस करने के लिए रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चना दाल की, जहां पर हमने भारत चना दाल ब्रांड के तहत जोरदार बिक्री के आंकड़े सामने आते हुए देखे हैं। तो सबसे पहले तो सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे पूछना चाहेंगे किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। ये बिक्री में जो इजाफा हुआ है ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ है या जैसे जैसे हम समर्स की तरफ बढ़ रहे हैं ये पिकअप आते हुए दिखा है, और क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए आगे की बिक्री को लेकर? सुनील जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जैसा कि हमें पता है, चलिए सुनील जी से रिकरेक्ट। हेलो जी बताइए। जी, जैसा हमें पता है कि नाफेड का चना 57 रुपया 58 रुपया किलो बिक रहा है और जो नया चना आ रहा है वो 60 रुपया किलो बिक रहा है। तो 60 रुपया चना लेके यदि मिलर दाल बनाता है तो उसकी दाल करीबन 70 रुपया पड़ती है, जो कि रिटेल मार्केट में जाके 78 या 80 बिकती है। जबकि सरकार की रेट का चना दाल का रेट का दाम 60 रुपया है। तो ये जाहिर है कि इसकी दाल की बिक्री जो है अच्छी रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सस्ती दाल यदि सेम क्वालिटी की या रेगुलर क्वालिटी की भी मिल रही हो तो वो पहले लेना चाहेगा। जैसा कि आपने बताया 2.25 लाख टन दाल का करीबन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, लेकिन सरकार ने करीबन 6 लाख टन चने का अलॉटमेंट भारत दाल में कर रखा है। तो यदि इसको 75.35 के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो करीबन 4.5 लाख टन भारत दाल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो 1 केजी पैकिंग में होना है। इसका मतलब करोड़ों पैकिंग में 1 केजी के करोड़ों पैक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और मुझे लगता है कि लगभग हर उपभोक्ता के पास चना दाल जो है ये पहुंच जाएगी, ऐसा मुझे आगे आने वाले दिनों में लगता है। अच्छा, हर उपभोक्ता के पास पहुंचेगी, उस पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सुनील जी एक चीज जानना चाहते हैं। अभी तक टोटल जो बिक्री हुई है वो 2.25 लाख टन के आसपास हुई है। अगर हम हर महीने की बात करें तो अंदाजन कितनी बिक्री फिलहाल हो रही है चना दाल की इस भारत दाल के थ्रू? सरकार ने करीबन 6 लाख टन चना का अलॉटमेंट किया है, और जैसे जैसे 60 रुपए किलो की डिमांड आती रहती है, सरकारी संस्थाएं जो हैं वहाँ पे चना दाल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। इसलिए हर महीना तो इसको आंकड़ों में एनसीसीएफ या नाफेड ही बता पाने में सक्षम हो गए, या जो सरकारी संस्थाएं कर पा रही है उनको बताने में ज्यादा सुविधा होगी मेरे को लगता है। लेकिन जहाँ तक टोटल का सवाल है, टोटल दाल जो है वो 6 लाख टन चना के हिसाब से 4.5 लाख टन चना का जो है वो मार्च तक डिस्ट्रीब्यूशन होने की पूरी संभावना है। ओके, तो मार्च तक ही इनफैक्ट इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा हर उपभोक्ता तक पहुंचेगी ये दाल। तो पहली चीज तो ये कि फिलहाल अगर हम देखें तो भारत दाल की जो बिक्री हो रही है वो नेफेड के थ्रू, एनसीसीएफ के थ्रू, केंद्रीय भंडार या सफल के थ्रू हो रही है। क्या पॉसिबिलिटी है कि इसकी रीच और बढ़े? इसके लिए कुछ कदम सरकार उठा सकती है? कुछ एक्टिविस्ट ने पीडीएस के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड की है, तो पॉसिबिलिटी दिख रही है इस तरीके की कुछ आगे जाते हुए? सरकार ने रिटेल बड़ी चेन का भी संपर्क किया है, उनके द्वारा भी माल बेच रही है। काफी रिटेल चेन में हम देख सकते हैं कि भारत दाल बिक्री हो रही है। जैसा आपने बताया सफल में, मदर डेयरी में भी भारत दाल की यदि सेल हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये हर उपभोक्ता के पहुंचने के लिए पर्याप्त है और जोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब मार्च के बाद सरकार को भारत दाल को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किसानों का माल आ रहा है, वो मार्केट में वही माल जो है किसानों का माल ही जाना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं कि चना दाल में जो चना का टोटल 100 बोरी का यदि चना का प्रोडक्शन होता है तो 40% ही चना दाल, 35 या 40% ही चना दाल बिकती है। बाकी जो चना है वो या तो चना के रूप में बिकता है या बेसन के रूप में ज्यादा बिकता है। तो चना और बेसन जो है वो मिलों से ही जाएगा। भारत दाल जरूर जो है वो चना दाल जो है वो सरकार के द्वारा भारत दाल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है।
लेकिन फिर भी 30% यदि चने का डिस्ट्रीब्यूशन यदि भारत दाल का इस भाव में होता रहा तो इससे किसानों को सफर होने का अंदेशा बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि मार्च नुकसान ऑनवर्ड होने का डर है। जी जी मुझे ये लगता है कि मार्च ऑनवर्ड जो है इस योजना को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ताकि किसानों का आकर्षित होने वाला संभावित नुकसान से बचाया जा सके। अच्छा, मैं अवेलेबिलिटी पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और सुनील जी, अगर हम बाकी दालों की बात करें तो मूंग दाल को भी सरकार ने सब्सिडाइज्ड रेट पर बेचा है। वहां किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल दिखाई दे रहा है, डिमांड? मूंग दाल का आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो मूंग दाल की बिक्री भी बढ़ी है और सरकार की मूंग की बिक्री भी बढ़ी है, साथ में भारत दाल की बिक्री बढ़ी है, क्योंकि मूंग का सरकार के अलावा कहीं स्टॉक नहीं है। सरकार के पास 4.5 लाख टन अभी भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है जो कि मार्केट को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद जो मूंग आएगी वो मई ऑनवर्ड आएगी, जो समर मूंग की जो फसल है वही मार्केट में आएगी, तो उसी की सप्लाई जो बनेगी। तो मुझे लगता है फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीनों तक हमें सरकारी मूंग पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन सरकारी चूंकि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सप्लाई कंटिन्यू बनी रहेगी। अच्छा, एक चीज और, अगर हम तुअर और उड़द की बात करें तो ये तो ऑलरेडी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के तहत सरकार ने ऑलरेडी लिमिट 1 साल तक बढ़ा दी है। किस तरीके के इंपोर्ट्स अभी हो रहे हैं? और तुअर क्योंकि तुअर की डिमांड बढ़ना एक्चुअल में अब ज्यादा शुरू हो जाएगी, सबसे ज्यादा खाई भी जाती है भारत में, तो यहाँ पर किस तरीके की अवेलेबिलिटी फिलहाल दिख रही है? जो ही सर्दियां खत्म होती है और बारिश हो जाती है सर्दियों की, उसके बाद में हरी सब्जियां खत्म होने लगती है और दालों की डिमांड जो है बढ़ने लगती है। दालों की डिमांड स्पेशली 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल के बीच में बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि नए सीजन की दाल भी उपभोक्ता भी अपने पूरे साल भर के कंज्यूम के लिए रखते हैं और साथ के साथ मिलें और ट्रेडर भी उसको माल को लेने जाते हैं। तो नया माल चना और मसूर आते भी हैं और इसकी खपत भी इन दिनों में ज्यादा बढ़ती है। तो मुझे ये लगता है कि तुअर, चाहे उड़द या चना जो भी हैं, इसकी खपत आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी। लेकिन तुअर के भाव चूंकि बहुत ज्यादा है और हमारे जो उपभोक्ता है वो वैल्यू सेंसिटिव है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा भाव होने की वजह से उसकी खपत कम हो जाएगी। चना और मसूर की खपत जो है वो बढ़ेगी आने वाले दिनों में। एक बात जरूर है कि चना की जो यील्ड दिखाई दे रही है, जो प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, वो सरकारी आंकड़ों के अपेक्षा नहीं है। हमने ये देखा है कि कर्नाटका, आंध्रा और महाराष्ट्र में जो फसल आ रही है, तो पर एकड़ का जो उतारा होता है वो काफी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान जब मंडियों में माल लेके आता है तो हमारे जो मंडी के व्यापारी होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो सब किसान को पूछते हैं कि आपने कितने एकड़ में चना बोया था और कितना एकड़ में आपने उसको वापिस पाया है। उसको यदि हम देखें तो वो यील्ड में 20% की कमी दिखाई दे रही है और बिजाई भी जो थी वो इन तीनों स्टेट में कम थी। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में चने की फसल जो है वो कम दिखाई देगी। ओके, अच्छा, इनफैक्ट ये तो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने बताई चने दाल के पर्सपेक्टिव से। फिर बाकी दालों की अगर सोइंग देखें या ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट देखें तो वो कैसा दिखाई दे रहा है? हालांकि हमने सोइंग इम्पैक्ट होते हुए देखी है ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन अगर हम बाकी दालों की बात करें तो सोइंग कैसी दिख रही है? और फिर यहाँ से कंसीडरिंग ये सभी फैक्टर्स, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? मसूर की बुआई अच्छी है। मसूर का सरकार के पास भी 5 लाख टन का स्टॉक है। बाहर इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबिलिटी बराबर है मसूर की, तो मसूर का सप्लाई बराबर बना रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। यदि यील्ड थोड़ी बहुत कम भी आती है तो क्योंकि 15-20% बोआई जाता है तो वो भरपाई हो जाएगी। लेकिन चने का बुआई भी कम थी 10-15%, अब 10-15% यील्ड भी ओवरऑल इंडिया में कम हो रहने की उम्मीद है। इसलिए ये आशंका है कि 25-30% इसकी फसल कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, सरकार के पास भी इसका स्टॉक कम होता जा रहा है। जो पिछले साल सरकार के पास स्टॉक 16 लाख टन था और सरकार ने 24 लाख टन नया माल खरीद लिया था, इस बार सरकार के पास स्टॉक भी 9 लाख टन के आसपास बचा है। जबकि क्योंकि मंडियां 60 रुपए बिक रही है, इसलिए ये आशंका है कि सरकार को शायद एमएसपी पे खरीद भी बड़ी मात्रा में ना हो पाए आगे आने वाले सीजन में। हालांकि ये देखने की बात होगी कि 15 मार्च के बाद सब सरकारी खरीद चालू होती है तो उस समय क्या भाव होते हैं। लेकिन आज जो मंडियां बिक रही है, जो नया माल आ रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा में, वहाँ मंडियां जो है 60 रुपए के आसपास बिक रही है, जबकि एमएसपी 5340 है।
तो हो सकता है सरकार को तुअर की तरह ओपन मार्केट में या जो मार्केट वैल्यू पे चना की खरीदी की भी डिसीजन लेना पड़े। ओके, चलिए शुक्रिया सुनील जी आपका आने के लिए शो में और अपनी राय देने के लिए, बताने के लिए पल्सेस की सिचुएशन, प्राइसिंग और किस तरीके का रिस्पांस भारत दाल के थ्रू चना और मूंग को मिला है। थैंक यू सो मच। अमित खरे भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ जिगर त्रिवेदी भी हैं। अमित से क्विक व्यू ले लेते हैं पल्सेस की प्राइसेस को लेकर, वो कैसे देख रहे हैं, क्या राय रहेगी आपकी अमित? जी दीपाली जी नमस्कार। मेरे को लगता है अभी आगे आने वाले समय में पल्सेस की प्राइस में थोड़ा सा डिमांड निकल के आ सकती है, क्योंकि अभी घरेलू डिमांड भी यहाँ से इंक्रीज होगी। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लगता है 4 से 5% की बढ़त जो है चने की प्राइसेस में और तुअर दाल की कीमतों में यहाँ से देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए तो ये तो बात हुई पल्सेस की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज पर। ट्रेड्स लेकर आते हैं आपके सामने और सबसे पहले जिगर नमस्कार, बताइए आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? गुड इवनिंग दीपाली। मेरे जो ट्रेड्स है वो नॉन एग्रो कमोडिटीज में है। गोल्ड इवनिंग सेशन के लिए यहाँ पे एक बार बिकवाली कर सकते हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स ओनली 62,250, 62,350 स्टॉप लॉस लेके चले। 62,000 के टारगेट के लिए भी हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। क्रूड एक दूसरा एक कमोडिटी है जहाँ पे शायद थोड़ा बहुत एक बाउंस मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल फेब्रुआरी हालांकि थोड़ा सा स्लाइड टू नेगेटिव है, ट्रेडिंग अभी कर रहा है। 6,080 के ऊपर ही अगर चले फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट, then only one should go long in crude oil prices. Crude oil stop loss would be 6,040 and 6,170 is target in that case. ओके, अमित आपके ट्रेड्स? फर्स्ट हम एमसीएक्स की बात करते हैं। जैसा कि फ्राइडे को यूएस पेरोल के डेटा आए थे वो काफी नेगेटिव थे, स्पेशली प्राइस के लिए, और डॉलर इंडेक्स में भी हमने एक अच्छा बाउंस वहां से देखा। तो मेरे को लगता है उछाल पे थोड़ा सा बिकवाली के रहने की गोल्ड सिल्वर में अपनानी चाहिए। 62,400 अप्रैल वाइडा गोल्ड का सेल का प्राइस है। 62,050 रुपए का इंट्राडे का टारगेट है, तो 62,600 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 70,600 के आसपास प्राइस का रीजनल सेशन में मिलते हैं, तो ट्रेडर्स को वहां पे एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना है। 69,800 रुपए का टारगेट रहेगा। 71,100 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस है। कॉपर में 715 के आसपास एक फ्रेश बाय का ट्रेड लेके चलना है। ऊपर में 724 रुपए तक के टारगेट इसके शॉर्ट टर्म पे रहेंगे। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 710 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी ओके, और एग्री कमोडिटी पैक से भी कोई ट्रेड लेंगे क्या अमित? बढ़िया जो काउंटर अभी देखा जाए तो टीएमसी है, हालांकि मूवमेंट काफी तेज है इसमें, एक दिन ऊपर एक दिन डाउन साइड का। लेवल के हिसाब से इसमें ट्रेडर्स को काम करना चाहिए। 15,000 के आसपास अप्रैल वाला टीएमसी काफी अट्रैक्टिव लगता है ओवरऑल देखा जाए तो। वहां पे ट्रेडर्स को इसमें एक बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 14,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में 16,000, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं तो 18,000 तक के टारगेट जो है टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट काउंटर की अगर मैं बात करूं तो धनिया ओवरऑल एक रेंज बाउंड लगता है। 8100 से लेकर 7500 की रेंज इसकी रहेगी। जीरे में भी एक रेंज का ट्रेड है, ऊपर में 28,000 के आसपास और नीचे में 25,900 के आसपास। 27,500 के आसपास अगर मिलता है तो 28,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 26,000 तक के इसके टारगेट रहेंगे बिकवाली में। और ओवरऑल देखा जाए तो ग्वारसीड ग्वारकम भी एक रेंज बाउंड ही है, ऊपर में 10,700 मार्च वायदा कम और नीचे में 10,000 के भाव। वहीं पे ग्वारसीड की अगर मैं बात करूं तो इसका भी एक रेंज है। मार्च वायदे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऊपर में 5450 और नीचे में 5300। ये रेंज ही अभी मेरे को शॉर्ट टर्म में इसमें दिखाई दे। जी ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से, जहां पर ग्वार पैक पर टर्मरिक पर राय आपको दी है अमित ने, और साथ ही जिगर का मानना है कि गोल्ड और गोल्ड पर और कच्चे तेल पर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। हालांकि आज के सेशन में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही आज ही नहीं, लगातार रेंज बाउंड कारोबार ही इन दोनों कमोडिटीज बुलियंस में देखने को मिला है। और सिल्वर पर इनफैक्ट एक राय ले लेते हैं। आपको लगता है नियर टर्म जिगर इसी नियर टर्म में इसी रेंज में ही रहने वाला है? फिलहाल तो 70,000 के आसपास है, क्या राय आप नियर टर्म में लेके चल रहे हैं सिल्वर पर? हमने बहुत दिनों से सेलिंग प्रेशर देखा ही है, कंटिन्यूड सेलिंग प्रेशर। आई थिंक कुछ दिन 6 या 7 दिन पहले प्राइसेस 72,500 के आसपास थे, लेकिन जो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए फ्राइडे को, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आए, डॉलर फ्रेंडली आए थे। डॉलर हमने देखा कि 103 वाला 104 तक रैली की है। इवन हॉकिश स्टेटमेंट्स फ्रॉम द जेरेमी पॉवेल फेड चेयरमैन जो है, उनके स्टेटमेंट की वजह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कंफर्टेबली 4.15-16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 103 वाला 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
ओवरऑल मुझे लग रहा है बुलियन में सेंटीमेंट थोड़ा बेरिश है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से थोड़ा बहुत सेंटीमेंट यहाँ इंट्राडे में पॉजिटिव है, लेकिन सेफ हेवन बाइंग आना चाहिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ। बट इफ यू लुक एट दी एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ और आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट, यहाँ पे कोई सेंटीमेंट बिल्डअप होता दिख नहीं रहा। सेंटीमेंट बेरिश है गोल्ड या सिल्वर। सिल्वर में भी अगर हम मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ट्रेडिंग अराउंड 70,350 करंट लेवल पे भी क्वाली कर सकते हैं। 70,550 स्टॉप लॉस पॉसिबल है। इवनिंग सेशन में 70,000 69,800 पे देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो नीचे जा सकता है भाव सिल्वर का 69,800 के आसपास सेल करने की ही सलाह है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। 360 डिग्री। और अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि कॉपर पर अमित ने एक ट्रेड दिया है, लेकिन जिगर आपका व्यू क्या है बेस मेटल ऐसा पैक पर, और कोई बेस मेटल जो आपके रेडार पर हो? जिंक है, इन दोनों में शायद इंट्राडे में हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। सी बहुत दिनों से बेस मेटल्स में एक सेंटीमेंट बेरिश ही था, लेकिन आज सुबह ही चाइना से एक न्यूज़ है कि दे माइट टेक अग्रेसिव स्टेप्स टू सपोर्ट दी वीकनिंग इकोनॉमी। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कॉपर है या तो फिर जिंक है, यहाँ अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। कॉपर के प्राइसेस जो कुछ दिन पहले 730 के आसपास थे, 4 दिन से लगातार गिर रहे, 716 के आसपास आ गया है प्राइस। जो करंट वायदा है फरवरी, वन कैन गो लॉन्ग एट करंट लेवल्स ओनली 716, 713 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं, 722, 724 के टारगेट के लिए। जिंक मुझे एक दूसरी कमोडिटी लग रही है बेस मेटल स्पेक में, जो 4 या 5 सेशन के पहले उसका भाव अराउंड 231, 230 के आसपास था, आज 217 के आसपास है। पुल बैक आ सकता है मार्केट में इवनिंग सेशन में, एंड आई एम रिकमेंडिंग गोइंग लॉन्ग इन जिंक February also, current levels only 217.3 एंड 216 का स्टॉप लॉस, 220, 221 के टारगेट के लिए जिंक में भी यहाँ लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से। शुक्रिया जिगर और अमित, आप दोनों का ही आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेकर्स पर आवाज समाचार। नमस्कार।